तो दोस्तों फाइनली वो दिन आ गया है। आप लोगों के काफ़ी मुझे कमेंट्स आए थे मेरे Q&A में कि मैं मेरे दोस्त से मिलूँ यहाँ पर, जो कि यहाँ पर इंजीनियर है, और उसको मिल के मैं उसका इंटरव्यू लूँ और आपको बताऊँ कि कैसे जापान में आप आ सकते हो, यहाँ की लाइफ कैसी है, और अगर आपको जापान में पढ़ने के लिए आना है, जॉब के लिए आना है, तो आपको क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत आपको है। तो मैं भी हूँ आकाश के साथ में, जो कि मेरा दोस्त है। तो अभी हम इसको कुछ क्वेश्चन पूछेंगे इसके जॉब के बारे में और लाइफ के बारे में, और आई होप वो क्वेश्चंस आपको हेल्प कर सकेंगे आपको जापान आने के लिए। तो मैं एक शॉर्ट में आपको आकाश का इंट्रोडक्शन देता हूँ, या फिर वो खुद देगा आपको। हेलो दोस्तों, मेरा नाम आकाश है। मैं अंकित के साथ 6 साल पहले 1 साल के लिए काम किया हूँ अंकित के साथ हूँ। और मैं बोल सकता हूँ कि अंकित मेरा पहला मेंटर था जापान में। सो जापान में जो भी मुश्किलें आई है, जो भी चीज़ें जिसकी भी दिक्कत आई, मुझे अंकित ने काफ़ी हेल्प की पहले शुरुआती के दिनों में। तो और मैं यहाँ पे जापान में सीनियर डेटा इंजीनियर पोजीशन पे काम कर रहा हूँ एक अमेरिकन कंपनी में। और होपफुली आपके लिए ये वीडियो यूज़फुल होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन पूछते हैं आकाश को। तो मुझे बस तुम्हें बताओ कि तुम्हें कितने साल हो गए जापान में आके, और आपको जो जॉब मिला जापान में वो कैसे मिला। जापान में आने से पहले मैंने इंडिया में कंप्यूटर साइंस बैचलर डिग्री करी। उसके साथ में फ़ॉरेन लैंग्वेज सीखने का चांस मुझे मिला था, तो तब मैंने जापानीज़ लैंग्वेज चूज़ की। और वो जापानीज़ लैंग्वेज और कंप्यूटर साइंस का स्टडी साथ में करने किया, इसलिए फिर मुझे अंकित जैसे ही अपॉर्चुनिटी मिली निक्के एशियन रिक्रूटमेंट फोरम, जो अभी शायद बंद हो चुका है। लेकिन उस फोरम में से मैं जापान में आया और यहाँ पे 8 दिन इंटरव्यू दिए अलग अलग कंपनियों के साथ, और उनमें से फिर एंटिटी उसमें आई थिंक 40 कंट्रीज थी जिन्होंने यस पार्टिसिपेट किया यस था, और उसमें से आई थिंक कुछ सिलेक्टेड, हाँ। आई थिंक 40 नहीं 8 एशियन कंट्रीज थी, एशियन और कंट्रीज थी, उसमें फिलीपींस, से उन्होंने थाईलैंड, सिलेक्टेड ताइवान, किया। चाइना एंड इंडिया। उसमें से कैंडिडेट को सिलेक्ट किया उन्होंने, और फिर हम यहाँ पे टोक्यो में आके 8 दिन इंटरव्यू दिए। जो रोल है वो तुमने बोला कि डेटा साइंटिस्ट, डेटा इंजीनियर। डेटा इंजीनियर, तो उसमें किन स्किल की ज़रूरत तुम्हें डेली पड़ती है, और क्या स्किल तुम बता सकते हो व्यूअर्स को कि वो पढ़ने से उनको इजीली जापान में जॉब के चांसेस बढ़ जाएंगे। डेफिनेटली डेटा इंजीनियर का रोल दुनिया के किसी दूसरे कंट्री में जहाँ पे इंग्लिश मेन लैंग्वेज है, वहाँ पे अगर बात की जाए तो एसक्यूएल, पाइथन, डेटा विजुअलाइजेशन जैसी बेसिक चीज़ें। एसक्यूएल और पाइथन तो बहुत ही कॉमन चीज़ें है, वो जो आनी ही चाहिए। लेकिन जापान में अगर डेटा इंजीनियरिंग का रोल की बात करें तो जापानीज़ आना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके साथ पाइथन और अच्छा। एसक्यूएल और डेटा विजुअलाइजेशन आना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, तो जैसे तुमने बोला कि जापनीज़ आना ज़रूरी है। हम्म। अब जापनीज़ की तो 5 लेवल होती है, हाँ N5, N4, N3, N2, N1 तो नेटिव होती है। हाँ। तो टेक्निकल स्किल के साथ में जापनीज़ लैंग्वेज कितनी आना चाहिए, कौन सी लेवल ओके। आना चाहिए कि आपको थोड़ा इजी हो जाए जापान में। काफ़ी सारे मेरे दोस्त भी मुझे ये पूछते हैं कि जापान में करियर करने के लिए लैंग्वेज कितनी आना ज़रूरी है। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि इंजीनियर्स के लिए जापानीज़ लैंग्वेज का उतना हर्डल नहीं है। यू डोंट हैव टू बी कम्प्लीटली फ्लुएंट। लेकिन जापानीज़ समझना और जितना आपके दिमाग में है उतना एटलीस्ट कॉन्वे कर पाना, कॉन्वे कैसा भी हो, मतलब ब्रोकन जापानीज़ भी हो तो भी चलेगा, लेकिन उतने लेवल तक का जापानीज़ आना ज़रूरी है। मीनिंग अगर उसको लेवल वाइज में ही मैप करना पड़े तो N3 N2 तक आना ज़रूरी है। N2 मिनिमम। हाँ, और उसमें भी ऐसा है कि जापानीज़ लिखना वगैरह ज़रूरी नहीं है अच्छा, इंजीनियर्स के लिए। स्पीकिंग। हाँ, इंजीनियर्स यूजुअली कस्टमर के साथ फेसिंग वाले रोल पे अच्छा नहीं अच्छा रहते, अच्छा, दे ऑलवेज वर्क इन स्पीकिंग और टीम। लिसनिंग अच्छा होना चाहिए उसमें। इंटरनल कंपनी के अंदर काम करते हैं तो जापानीज़ का डायरेक्ट कस्टमर के साथ कनेक्शन नहीं है, तो जापानीज़ ना भी आए तो भी चलता है। लेकिन इंग्लिश और टेक्निकल स्किल काफ़ी स्ट्रांग होने चाहिए, देन ओनली कंपनीज विल अलाउ यू टू कॉम्प्रोमाइज ऑन जापानीज लैंग्वेज स्किल। ओके। अदरवाइज कुछ कंपनियां ऐसी है जहाँ पे जापानीज लैंग्वेज कुछ भी नहीं आए तो भी जॉब मिलता है, लेकिन वहाँ पे फिर इंग्लिश, मतलब वो काफ़ी ग्लोबल एनवायरनमेंट वाली कंपनी है। जापान में कंपनी के दो कैटेगरीज यूजुअली होते हैं, एक काफ़ी ग्लोबल कंपनी जिनके हर एक कंट्री में मार्केट वगैरह है, और जो टिपिकल जापानीज लोकल जापानीज वाली टिपिकल कंपनी। जापानीज कंपनीज हाँ, होती है वो। उनमें उनमें पूरा जापानीज आना ज़रूरी अच्छा, है। वो फिर नेटिव जापानीज तुम्हें आना हाँ आना हाँ। ज़रूरी है उसमें। यस। ये हो गया जॉब के रिलेटेड। बट अगर कोई इंजीनियर, काफ़ी सारे व्यूअर्स इंजीनियर नहीं है, हाँ काफ़ी सारे आर्टिस्ट है, हाँ। काफ़ी सारे जैसे आर्टिस्ट के तौर पे जापान में आना चाहते हैं, जिनका जापानीज लैंग्वेज काफ़ी अच्छा खासा है, अच्छा बट दे डोंट नो हाउ हाउ टू कम टू जापान। अच्छा। तो उनके लिए आपको कुछ ऐसे रिकमेंडेशन की एज अ आर्टिस्ट आप जापान में कैसे आ सकते हो।
मेरा रिकमेंडेशन ये है, मैंने अभी रिसेंटली जैसे जॉब चेंज किया, वहाँ पे मैंने कुछ फॉरेनर्स के साथ बात करी, मेरे कलीग्स है वो, उन्होंने भी एक काफ़ी यूनिक तरीका अपनाया जो इंडिया में काफ़ी अनकॉमन है, मतलब कोई करता है ऐसा मैंने सुना नहीं है। कि जापान में टूरिस्ट वीज़ा पे आए पहले। अच्छा 90 डेज़ का मैक्सिमम टूरिस्ट वीज़ा मिलता है। ओके सो टूरिस्ट वीज़ा पे आके यहाँ पे, लेकिन उसके लिए खर्चा उठाना पड़ेगा खुद का। लेकिन वो अगर मतलब बहुत ही मिनिमल खर्चे पे किया प्लान तो हो सकता है। सो जापान में 3 महीना टूरिस्ट वीज़ा पे आके यहाँ पे, मतलब जापान आने के पहले पूरा रिसर्च करके रखना है कि कौन से जॉब इवेंट है, कौन सी कंपनी है, क्या मीटअप ज्वाइन करना है, वो करके यहाँ पे आके फुल एक्सटेंट पे जापान एक्सप्लोर करे कि कंपनी के साथ इंटरव्यू प्लान करना या फिर मीटअप्स में जाना या फिर इवेंट्स को जाना, और फिर ऐसे चीज़ों में पार्टिसिपेट करके उन्होंने एक्सप्लोर किया अपॉर्चुनिटीज़, वहाँ से मिला। दैट वो एक तरीका है जिससे चांसेस काफ़ी बढ़ सकते हैं, क्योंकि आप डायरेक्टली जापान में हो तो कंपनियाँ ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ देती है, क्योंकि रिमोट कैंडिडेट अगर दूसरे कंट्री में है तो वहाँ से इंटरव्यू लेने के बाद ही उनको काफ़ी सारा खर्चा उठा के यहाँ लाना पड़ता है, तो वो लगभग मुश्किल होता है कंपनी के लिए। तो वो खर्चा अवॉइड करने के लिए ये काफ़ी सही बेटर वे है। और दूसरा ऐसा है कि मतलब फॉरेन से कुछ इंजीनियरिंग स्पेसिफिक मैं इंफॉर्मेशन दे सकता हूँ, क्योंकि वो मेरा फील्ड है। आर्टिस्ट लोगों के लिए मेरे पास उतना तो इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन ये जो टूरिस्ट वीज़ा वाला है वो फॉलो कर सकते हैं। लेकिन इंजीनियरिंग वाले साइट, देयर आर सम साइट जहाँ पे मतलब लिखा रहता है कि इस जॉब को डायरेक्ट जापान मतलब ओवरसीज हायरिंग किया जा रहा है। सो ऐसे कुछ साइट्स है जो आप मेंशन कर दो वीडियो में, तो फिर लोग वहाँ पे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वो जाके चेक कर लेंगे उसमें, राइट। तो वहाँ पे डायरेक्टली ओवरसीज हायरिंग वाले जॉब भी रहते हैं और लोकल जापान वाले भी रहते हैं। तो अगर आप टूरिस्ट वीज़ा पे यहाँ पे हो तो यू कैन अटेंड दोज इंटरव्यूज व्हाइल इन जापान, और इफ़ यू नॉट देन यू कैन अप्लाई फ्रॉम ओवरसीज। ओके, ये तो काफ़ी हेल्पफुल इन्फॉर्मेशन है। तो अगर आप 3 महीने का वीज़ा बना लो जापान आने के लिए, बट उसके लिए आपको पूरा पहले से प्लान करना पड़ेगा कि आपको कौन सा इंटरव्यू देना है, कौन सा नहीं देना है, क्योंकि 3 महीने इट्स नॉट इनफ। आपको 3 महीने में सारा इंटरव्यू प्लान करना पड़ेगा, इंटरव्यू देना पड़ेगा, और जो भी खर्चा पानी है वो आपको थोड़ा सेविंग करके खुद के दम पे यहाँ पे आना पड़ेगा। बट हाँ, एक बार यहाँ पे जापान में आपको जॉब मिल गई ना, तो जो आपने जो खर्चा उठाया यहाँ पे आने के लिए, फ़्लाइट्स का, रहने का वगैरह, वो आपका शायद 1 या 2 महीने में पूरा चला जाएगा, तो उसकी कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। बट हाँ, आपको रिसर्च पहले से ही करके रखना पड़ेगा। और दूसरा ऐसा, लिंक्डइन नेटवर्किंग भी काफ़ी यूज़फुल रहा है। मैंने काफ़ी सारे दोस्तों को देखा मेरे जो इंडिया से लिंक्डइन काफ़ी अच्छे से यूज़ करना सीख रहे हैं। उसका प्रोफाइल आपको काफ़ी अच्छे से बनाना पड़ेगा, प्रोफाइल भी, और जापान के नेटवर्क में आपको घुसना पड़ेगा। मीनिंग इंडिया के स्टूडेंट्स का कनेक्शन इंडिया के दोस्तों के दोस्त के एरिया से बनता है, तो काफ़ी इंडिया सेंट्रिक रहता है। लेकिन आपने अपना नेटवर्क बढ़ाया इंडिया के बाहर भी जापान रिक्रूटर उनके कनेक्शन, जापान में काम करने वाले लोग, इनसे अगर कनेक्शन बनाए तो फिर यू विल बी एबल टू सी जॉब पोस्ट कमिंग फ्रॉम जापान। तो जब आप लिंक्डइन खोलोगे तो जापान वाले अपॉर्चुनिटी ज़्यादा देखेंगे। सो वो भी एक चीज़ है, दैट्स क्वाइट हेल्पफुल। तो ये तो हो गया जॉब के बारे में। आपका कोई ऐसा रिकमेंडेशन जापान में आने के बाद में, क्योंकि जापान जैसे नॉट लाइक इंडिया, कल्चरल शॉक होता है सबको यहाँ पे आने के बाद, तुम्हें भी हुआ था, मुझे भी हुआ था, तो ऐसे कुछ रिकमेंडेशन कि यहाँ पे आने के बाद में कैसे सर्वाइव करना है जापान में? 2 चीज़ें, एक तो मुझे अंकित ने जो बताया मैं वही सब मेरे जूनियर्स को बताता हूँ कि जापान आने के बाद हर कोई एक्सपीरियंस पॉजिटिव होगा, या मतलब पॉजिटिव ही होगा ऐसा नहीं है। देयर आर लॉट ऑफ नेगेटिव एक्सपीरियंस एज वेल, पॉजिटिव एक्सपीरियंस एज वेल। लेकिन जो भी एक्सपीरियंस हो रहा हो वो बस मतलब 6 महीने के लिए या फिर 7-8 महीने के लिए वो बस मतलब चलते जाना है। वो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट कि वो पॉजिटिव या नेगेटिव है। फिर देन यू कैन डिसाइड वेदर जापान में आपको रहना है कि नहीं रहना है। दैट इज़ वन एडवाइस। एंड सेकेंड इज़ इंडिया में जो स्टूडेंट्स हैं, मैंने काफ़ी स्टूडेंट्स को ऐसा देखा है कि उनको ऐसा लगता है कि जापानीज़ लैंग्वेज सीख लिया है, फिर जापान ही नहीं कोई दूसरी भी कंट्री कि मतलब यूके चले गए, यूएस चले गए तो काफ़ी सारी चीज़ें लाइफ बदल जाएगी, बहुत अच्छी हो जाएगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। उसके साथ उसके रिस्क भी अटैच्ड है, उसके निगेटिविटी भी अटैच्ड है, उसके साथ उसका पॉजिटिविटी भी है। तो दोनों चीज़ें पहले से अगर पता हो, रिसर्च किया हो या फिर मेंटर से बात करी हो,
तो आपको यहाँ पे आने के बाद जो शॉक लगते हैं वो कम होते हैं, फिर आपका यहाँ का रहने का टाइम या फिर सर्वाइवल का चांस ज़्यादा रहता है। ज़्यादा रहता है, क्यों राइट। मैंने काफ़ी सारे मेरे दोस्तों को देखा है कि उनको बस जापानीज़ पढ़ा उन्होंने तो उनको लगा कि जापान जाके आप सेट हो सकते हैं, राइट। लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पे आने के बाद यहाँ के चैलेंजेस उनको पता नहीं थे, तो हम्म, काफ़ी सारे दोस्त मतलब 2-3 हफ्ते में ही इंडिया चले गए। राइट, सो राइट, राइट। जापान में आने के बाद जो चैलेंजेस है उनको मेंटली प्रिपेयर होना सबसे ज़्यादा मेंटली प्रिपेयर, राइट। तो वो 2 चीज़ें मैं सबसे मतलब किसी भी प्रोफेशन के लिए रिकमेंड करूँगा। राइट। तो दोस्तों ये था लाइक जापान में अगर आपको आना है तो इस तरीके से आपको सबसे पहले तो मेंटली प्रिपेयर होना है। भले ही आप टेक्निकली स्ट्रांग रहो या जापानीज़ आपका कितना भी स्ट्रांग रहो, बट आपको मेंटली भी प्रिपेयर होना है। तो आई थिंक ये काफ़ी इन्फॉर्मेशन आकाश से हमने ले ली है, बट स्टिल अगर आपको कोई क्वेश्चंस होंगे तो आप कमेंट में मुझे पूछ सकते हो। मैं आकाश का लिंक्डइन आईडी भी दे दूंगा नीचे, आप जाके उसको वहाँ भी कनेक्ट कर सकते हो। मुझे भी आपको कभी भी कुछ क्वेश्चन रहो तो इंस्टा पे फॉलो करके आप मुझे वहाँ भी क्वेश्चंस पूछ सकते हो। मेरे लिंक्डइन पे मेरा लिंक्ड है प्रोफाइल के ओके। नीचे ही, बुक 1-on-1 सेशन करके। तो टॉपमेट करके एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे ओके। मैं रिसेंटली मेंटरशिप प्रोवाइड करता हूँ, तो उसका लिंक मेरे लिंक्डइन पे अगर किसी को हेल्प चाहिए हो तो दे कैन डेफिनेटली चलेगा, गो तो वो टू माई मैं लिंक मुझे प्रोफाइल। दे देना, मैं डाल डेफिनेटली दूंगा डिस्क्रिप्शन में। जिन जिन स्टूडेंट्स को उसकी सच में ज़रूरत है यू उनके कैन लिए मैं वो प्रोवाइड। फ्री रखूँगा। और अंकित के चैनल में से जो भी लोग आएंगे उन्होंने अगर मुझे रेफरल बता दिया तो फॉर टॉप 10 स्टूडेंट्स आई विल डेफिनेटली डू इट फॉर फ्री। दैट्स क्वाइट गुड। तो अगर आपको लेना है रिकमेंडेशन वगैरह ऑल एवरीथिंग फॉर जॉब और एनीथिंग, यू कैन कॉन्टैक्ट हिम एनी टाइम। यस, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय। बाय। टेक केयर।